नमस्कार दोस्तों, सृष्टि एस की एग्जाम बूस्टर्स डेली जीके जीएस क्विज सीरीज के नए अंक में एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस सीरीज का 26वां वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। अगर आप लोगों ने इससे पहले का 25 वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर जरूर देखिए, क्योंकि आगे आने वाले जो एग्ज़ाम है, चाहे वो यूपीएससी की एग्ज़ाम हो या फिर यूपीएससी ईपीएफओ की एग्ज़ाम हो या बीपीएससी हो या अदर जो पीसीएस एग्ज़ाम है वो हो या वनडे एग्ज़ाम हो, अदर कंपटीशंस के जितने एग्ज़ाम हैं सभी के दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं आप लोगों को बताऊं कि इस सीरीज के तहत प्रत्येक दिन हम लोग 10 क्वेश्चंस को देखते हैं और उनसे संबंधित डिटेल एनालिसिस करते हैं। और आप लोगों को इस सीरीज के तहत मैं ये बताने का प्रयास करता हूँ कि जो ये जटिल एग्ज़ाम है उनमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी प्रकृति कैसी है, साथ ही उसे सोल्व करने का जो तरीका है वो क्या होना चाहिए। तो आइए आज की इस सीरीज को शुरू करते हैं, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इनसे पहले मैं बताऊं कि इस अपने चैनल पर एक और सीरीज चलता है, संविधान सीरीज, उनसे भी आप लोग जाकर जुड़ सकते हैं। ये आपको इन सभी वीडियो की जो जानकारी है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। संविधान सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है। साथ ही आपको इन सभी वीडियो का पीडीएफ चाहिए, डेली करेंट अफेयर का पीडीएफ चाहिए, तो आप सृष्टि IAS20 टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और इस चैनल पर नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को दबा लीजिए, ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। साथ ही यह सेशन अगर लाइक और पसंद आपको आता है तो उसे लाइक, शेयर और पसंद करना नहीं भूलिए। साथ ही अपना फीडबैक कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए है 1915, ऑप्शन बी है 1856, ऑप्शन सी है 1774 और ऑप्शन डी है 1911। मैं आपको बताऊं कि इनमें से 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक ऑप्शन सही है और आपको वही सही उत्तर चुनना है। और यहाँ जो सही उत्तर है दोस्तों ये है आपका ऑप्शन सी, क्योंकि आपको पता है कि 1773 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा एक एक्ट लाया गया था जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। क्या नाम था? रेगुलेटिंग एक्ट। ये कब लाया गया था? 1773 में। और इस एक्ट को लाने का अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करना, उनको रेगुलेट करना। रेगुलेट का मतलब ही होता है विनियमन करना, उनको रेगुलेट करना, उनको नियंत्रित करना। क्योंकि 1772 ईस्वी तक आते आते अंग्रेजों की जो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनकी वित्तीय हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी, क्योंकि उनके कर्मचारी जो थे उनके द्वारा भ्रष्टाचार जो है उनमें वो लोग लिप्त हो गए थे और अपने अपने मुनाफे पर ध्यान देने लगे थे, जिसकी वजह से भारत में वे लोग तो धनी होते जा रहे थे उनके अधिकारी, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। जिसके कारण अंग्रेजों को जब 1773 ईस्वी से कुछ दिन पहले की बात है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उनसे एक बड़ी रकम लोन के रूप में मांगा जाएगा। क्योंकि आपको मैं बताऊं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति इतनी बदतर हो गई थी कि उसको अपने जो कर्मचारी है उनको वेतन भत्ते तक देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। अतः उसने ब्रिटिश संसद से एक बड़ी रकम की जो है लोन के रूप में मांग की, जिसके कारण जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश संसद थी, उनको ये लगा कि जो अधिकारी हम यहाँ से भेजते हैं इंडिया में, तो ये जब लौटते हैं तो राजा की तरह यहाँ जीवन व्यतीत करते हैं, आलीशान बिल्डिंग खड़ा कर देता है रातों रात। लेकिन वही कंपनी जो इन अधिकारियों को अपने यहाँ नौकरी में रखता है, वो कंपनी की हालत ऐसे बद से बदतर कैसी हो सकती है? इसका मतलब है कि भारत में जो है जरूर कुछ न कुछ घालमेल चल रही है, कुछ गड़बड़ी चल रही है। इन्हीं गड़बड़ी को नियंत्रित करने के लिए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपने शिकंजा को कसने के लिए 1773 ईस्वी में एक एक्ट लाया जाएगा जिसे कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। और इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का जो है प्रावधान किया जाएगा। और आगे चलकर इसी प्रावधान के तहत 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही जो है भारत के कोलकाता में इसकी स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। और आपको पता है कि ये जो है कलकत्ता ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उनका राजधानी हुआ करता था। और ये राजधानी
आपको पता होना चाहिए कि 1911 ईस्वी तक बना रहा। 1912 ईस्वी में ये कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कलकत्ता से राजधानी दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया। तो इनकी घोषणा हो गई थी 1911 ईस्वी में ही, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। और ये जो है पूर्ण रूप से दिल्ली स्थानांतरित हो गया 1912 ईस्वी में। तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। आपको बताऊं तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में ब्रिटिश द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इस व्याख्या के आधार पर यहाँ इसका उत्तर है ऑप्शन सी 1774। और आपको मैं बताऊं कि संवैधानिक विकास, इसलिए मैं बोल रहा था आपको कि आप लोग संविधान सीरीज से जरूर जुड़िए, क्योंकि उसमें मैंने संवैधानिक विकास वाला जो वीडियो है आप वहाँ देखेंगे तो वहाँ बहुत डिटेल में इन सभी एक्ट के बारे में, अर्थात 1599 या यूं कहे कि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, वहाँ से लेकर हमने जितने भी एक्ट है सारे का डिटेल में अध्ययन करवाया है 1947 तक उस वीडियो में। तो उसे जाकर आप लोग जरूर देखें। साथ ही उस संवैधानिक विकास वाले वीडियो में जो है डिटेल अध्ययन कराने के बाद एक मैंने उससे संबंधित MCQs का भी वीडियो वहाँ डाला है। तो संविधान सीरीज से जुड़कर आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। आइए आज के इस सेशन का दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है कि गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है वे जनवरी 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। कथन 2 है सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किया। और कथन 3 है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? ऑप्शन ए कह रहा है केवल एक कथन सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि 1 और 3 कथन सही है। ऑप्शन सी कह रहा है कि 2 और 3 कथन सही है। जबकि ऑप्शन डी कह रहा है कि 1, 2 और 3 सभी की सभी कथन सही है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ एक ऑप्शन भी कथन भी सही है, 2 कथन भी सही है और तीसरा कथन भी सही है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 9 जनवरी कब 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। और यही वजह है कि प्रत्येक वर्ष हम लोग 9 जनवरी को भारत में प्रवासी दिवस के नाम से भी हम मनाते हैं, इसी उपलक्ष्य में, क्योंकि इस दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। तो इस प्रकार देखें तो ये जो कथन 1 है बिल्कुल सही है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे और इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं बड़ी धूमधाम से। ठीक है। साथ ही आपको बताऊं तो सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने वास्तव में दक्षिण अफ्रीका में ही किया था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में जब वो गए तो वहाँ भी अंग्रेज़ों के द्वारा जो खासकर अश्वेत लोग थे उन पर बहुत अत्याचार किया जा रहा था और जो है उनका जो अधिकार है उनको नहीं मिलता था वहाँ पे कुछ भी। साथ ही उनको तरह तरह की प्रताड़ना अंग्रेजी जो हुकूमत है, जो गोरे लोग हैं उनके द्वारा दिया जाता था और उनके खिलाफ पहला सत्याग्रह उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ही शुरू किया था। तो इस प्रकार यहाँ पे ये दूसरा ऑप्शन भी सही है, पहला तो सही है ही। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उनकी पहली जो महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई थी और ये भी ऑप्शन जो है सही है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए इनकी व्याख्या को देखते हैं। आपको बताऊँ तो यहाँ उपयुक्त तीनों की तीनों कथन सही है, क्योंकि गांधी जी 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। साथ ही लगभग 2 दशक वहां रहने के बाद वो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। और मैंने आपको बताया कि इसलिए 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी दिवस मनाते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि वो दक्षिण अफ्रीका गए कब थे, तो 1893 ईस्वी में एक केस के सिलसिले में। साथ ही आपको बताऊँ तो सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही किया था, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उनकी जो पहली महत्वपूर्ण उपस्थिति है वो फरवरी 1916 में बनारस
हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई थी, इसलिए यहाँ पे तीसरा कथन भी सही है दोस्तों। तो इस व्याख्या के आधार पर हम यहाँ देखें तो इसका उत्तर हो जाता है 1, 2, 3, अर्थात ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहे हैं कि ये तीनों नेता बंगाल के स्वदेशी आंदोलन से उभरे थे। दूसरा कथन है ये तीनों लाल बाल पाल के नाम से विख्यात हुए थे या जाने जाते थे। तीसरा कथन कह रहे हैं कि ये तीनों नेता उदारवादियों के समर्थक थे। इस प्रकार यहाँ पे इन तीनों ऑप्शन को देखकर आपको उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या हैं, अर्थात सही कथन का चुनाव करना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि 1, 2 सही है। ऑप्शन बी कह रहा है केवल 3 सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि केवल 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी कह रहा है केवल 3 सही है। और ऑप्शन डी कह रहा है 1, 2, 3 सभी के सभी सही है। और यहाँ जो सही है दोस्तों, ये आपका सही है कि ये तीनों नेता बंगाल के स्वदेशी आंदोलन से उभरे थे। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसी प्रकार दूसरा कथन कह रहा है कि ये तीनों लाल बाल पाल, अर्थात बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय के लिए लाल, बाल गंगाधर तिलक के लिए बाल और विपिन चंद्रपाल के लिए जो है ये आपका पाल शब्द यूज किए जाते थे, इसलिए वे तीनों के तीनों लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते थे। तो ये कथन भी सही है। साथ ही ये तीनों नेता उदारवादियों के समर्थक नहीं थे दोस्तों, ये तीनों के तीनों उग्रवादी नेता थे, अर्थात क्रांतिकारी नेता थे और उग्रवाद में विश्वास करते थे। उग्रवादी और जो है उदारवादी क्या है, उनकी जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं। छोटा सा इनका बेसिक जो फंडा है मैं बताऊं आपको। उग्रवादी चाहते थे कि अंग्रेज़ों को जो है युद्ध के माध्यम से, लड़ाई के माध्यम से उसे खदेड़ कर क्या करे, हम इंग्लैंड भगा दे और भारत को स्वतंत्र करा ले। जबकि उदारवादी विनय पत्र, उसके बाद में जो है उनसे विचार विमर्श आदि में विश्वास करते थे। ये उदारवादी थे और ये उग्रवादी थे। बेसिक इसमें ये फर्क था। साथ ही आपको बताऊं तो स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत है दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि 1899 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक जो है एक जो गवर्नर जनरल है उनका, या आप बोल सकते हैं कि वायसराय की जो नियुक्ति है वो भारत में हुई और उसका नाम था क्या, उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। क्या नाम था? लॉर्ड कर्जन। और इसके द्वारा जो है 1905 ईस्वी में, कब? 1905 ईस्वी में आपका जो है बंगाल को विभाजित कर दिया जाएगा। और रीज़न ये दिया जाएगा कि बंगाल जो है एक बड़ा प्रांत है, जिसकी वजह से वहाँ शासन चलाने में कठिनाइयाँ होती है। इस वजह से हमने जो है बंगाल का विभाजन किया है। लेकिन वास्तविकता में उनका कारण यह होगा कि वहाँ पे जो है बंगाल भारतीयों के लिए राष्ट्रवाद का केंद्र बन रहा था उस समय में। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ जितने भी क्रांतिकारी दल है या फिर नेता है, अक्सर आपको उस दौरान, उस सदी में वहीं से पनप रहे थे और राष्ट्रवाद का वो केंद्र बनता जा रहा था, जो अंग्रेज़ों के लिए जो है मुश्किलें खड़ी कर रही थी। अतः अंग्रेज चाह रहे थे कि इस राष्ट्रवाद को की जो भावना है, राष्ट्रीयता की जो भावना है, एकजुटता की जो भावना है, उसको हम क्या करें, तोड़ दें और फिर हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा कर वहाँ फूट डालो और राज करो की शासन जो नीति है उन पर जो है उनके द्वारा अमल करना उनका मुख्य उद्देश्य था और अपने औपनिवेशिक हितों को जो है पूरा करना इनका मुख्य उद्देश्य था। इसलिए 1905 ईस्वी में बंगाल का जो है आपका विभाजन कर दिया जाएगा, जिसके विरोध में ही जो है वहाँ पे आपका बंगाल में एक आंदोलन शुरू हो जाएगा 1905 ईस्वी में ही, और जो कहलाएगा स्वदेशी आंदोलन। क्या कहलाएगा? स्वदेशी आंदोलन। और फिर आगे चलकर इस आंदोलन के कारण ही 1907 ईस्वी में इस आंदोलन के विस्तार को लेकर जो है उग्रवादी और उदारवादी नेताओं के बीच बहस छिड़ जाएगा और 1907 में एक अधिवेशन होगा सूरत में। वहाँ पे जो है कांग्रेस का पहला विभाजन भी हो जाएगा उदारवादी और उग्रवादी के बीच में। और फिर आगे चलकर 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में जो है वहाँ पे आपका ये फिर दोनों एक होगा। तो ये अलग बातें हैं, हम लोग बाद में इसको देखेंगे। तो ये यहाँ पे जो है 1905 ईस्वी में आपका स्वदेशी आंदोलन हुआ और इन्हीं से ये बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्रपाल का जो है
उद्भव हुआ या उनका जो है उभार देखने को मिलता है। तो इस प्रकार यहाँ देखें तो ये पहला कथन सही है, दूसरा कथन भी सही है और तीसरा जो है गलत है, क्योंकि ये उदारवादी नहीं उग्रवादी थे। इसलिए इसका उत्तर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन 1, 2 तो सही है, लेकिन आपका जो 3 ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। इसलिए यहाँ सही कथन चुना था, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। आपको बताऊं तो 1905 से 7 के स्वदेशी आंदोलन ने कई प्रमुख नेताओं को जन्म दिया, जिसमें महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के बिपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत राय सम्मिलित थे। अतः कथन 1 बिल्कुल सही है। साथ ही आपको बताऊं ये तीनों ही लाल, बाल और पाल के रूप में जाने जाते थे। इन तीनों नेताओं का यह जोड़ उनके संघर्ष के अखिल भारतीय चरित्र को दर्शाता है, क्योंकि तीनों के मूल निवास क्षेत्र एक दूसरे से बहुत दूर थे, लेकिन इनके बावजूद ये तीनों एकजुट थे और एक दूसरे की जो भावना है उनको बहुत ही बखूबी जानते थे, समझते थे और मिलकर ये स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते थे। इस प्रकार देखिए तो कथन 2 भी बिल्कुल सही है। साथ ही आपको बताऊं तो इन नेताओं ने औपनिवेशिक शासन के प्रति लड़ाकू विरोध का समर्थन किया। लड़ाकू विरोध का मतलब है कि वो उदारवादी नहीं, बल्कि ये क्रांतिकारी या आप कह सकते हैं कि उग्रवादी प्रकृति के नेता थे। ठीक है, जैसे हमारे भगत सिंह साहब भी क्रांतिकारी प्रकृति के ही नेता थे। ठीक है, साथ ही आप ले सकते हैं इसको मंगल पांडे को भी इसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखें तो ये उदारवादी नहीं थे, इसलिए कथन 3 गलत हो जाता है। और इस व्याख्या के आधार पर देखें तो यहाँ इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए, 1, 2 सही है, 3 गलत है। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है अहमदाबाद मिल हड़ताल, कथन 2 है चंपारण सत्याग्रह और कथन 3 है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अभियान, कथन 4 है खेरा सत्याग्रह। ये आप देख रहे हैं कि ये गांधी जी के द्वारा कुछ गतिविधियां हैं जिनको ये अंजाम दिए थे। इनको आपको गांधी जी के उपयुक्त संघर्षों का सही कालानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है ये बताना है। अर्थात आपको इन चारों का सीक्वेंस लगाना है कि कौन सा घटना पहले हुआ, फिर उसके बाद कौन सा घटना आया, फिर कौन सा। ऑप्शन ए कह रहा है कि 1, 2, 3, 4 बिल्कुल सही है। ये कह रहा है क्या सही है, क्या ये आपको डिसाइड करना है। यहाँ पे बी ऑप्शन है 2, 1, 4, 3। इसके बाद में सी है 2, 3, 1, 4 और डी है 3, 4, 2, 1। यहाँ मैं आपको बताऊं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत आते हैं, तो उस समय में जो है भारत में जो है आपका प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है। साथ ही आपको बताऊं जब ये भारत आते हैं तो आगे चलकर 1916 ईस्वी में जो है लखनऊ में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिसंबर माह में होता है। वहाँ पे उनकी मुलाकात एक किसान नेता जो बिहार के होते हैं, किसान नेता राजकुमार शुक्ल से होती है और उनके द्वारा जो है उनको आमंत्रण दिया जाता है कि आप बिहार आइए और वहाँ की किसानों की समस्या को देखिए और हम किसानों का जो है अंग्रेज़ों के इस अत्याचार से जो है छुट्टी दिलवाइए और इस जो तरह की प्रॉब्लम है उसका हमें समाधान दिलवाइए, क्योंकि हमारा कोई वहाँ पे सुन नहीं रहा है। तो उन्हीं के अनुरोध पर गांधी जी 1917 ईस्वी में बिहार के मोतिहारी अर्थात चंपारण जाते हैं और वहाँ पे एक सत्याग्रह करते हैं। तो ये जो है आपका चंपारण सत्याग्रह ये आपका 1917 ईस्वी में हुआ था। साथ ही आपको बताऊं तो अहमदाबाद मिल हड़ताल की अगर बात करें तो ये जो है आपका मजदूरों के द्वारा वहाँ पे हड़ताल किया जाता है और अंग्रेज़ों से जो है कुछ रियायत की मांग की जाती है, लेकिन अंग्रेज उस पर जो है डटे रहते हैं अब कि हम नहीं देंगे और उनके खिलाफ जो है तरह तरह की जो है अत्याचार करते हैं और जिसके कारण जो है गांधी जी वहाँ भी जाते हैं और इनको सपोर्ट करते हैं। और ये अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है आपका दोस्तों बताऊं तो ये हुआ था फरवरी में आपका 1918 ईस्वी में। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम खेरा सत्याग्रह की बात करें
तो यहाँ पे ये एक तरह का जो है किसान आंदोलन आप कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गांधी जी गए थे कब? मार्च 1918 ईस्वी में। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके से देखें तो यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह 1917 हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका जो खेरा सत्याग्रह है वो मार्च 1918 हो गया। अहमदाबाद मिल हड़ताल है ये फरवरी 1918 हो गया। और एक बच गया रॉलेट एक्ट। तो ये जो है दोस्तों रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में जो है आता है या अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। तो इस तरीके से अब आप सीक्वेंस बनाएंगे तो आराम से बन जाएगा। पहले क्या आएगा? 2। पहले क्या आएगा? 2 1917। उसके बाद जो दूसरा है दोस्तों वो क्या आएगा? 1, क्योंकि ये फरवरी 1918 में हुआ था। तीसरा क्या आएगा? तो आएगा 4। तो 2 1 4 और फिर लास्ट में क्या आएगा? 3। तो 2 1 4 3, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ हो जाएगा इसका उत्तर बी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर से एक बार बताता हूँ कि अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था, क्योंकि अक्सर बच्चे को खेरा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल हड़ताल में कन्फ्यूजन रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था? फरवरी 1918, ये पहले हुआ था। और खेरा आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था मार्च 1918, ये बाद में हुआ था। इसको याद रखना। देखिए ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। अहमदाबाद जो है लेटर अगर देखेंगे तो अहमदाबाद में ज़्यादा लेटर है, ज़्यादा शब्द है। खेरा छोटा है, इसलिए छोटा है तो ये बाद में आएगा। तो आप ऐसे करके इसको याद रख सकते हैं। वैसे याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, ये आप लोग अपने हिसाब से कर लें। मुझे अच्छा लगा ये, तो मैंने आपको बताया कि इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि इस चीज़ को अगर किसी चीज़ से रिलेट कर देंगे ना दोस्तों, तो फिर आप उनको लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं। तो अहमदाबाद बड़ा है इसलिए ये पहले आएगा, और खेरा छोटा है इसलिए ये बाद में आएगा। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह तो आप लोगों को क्लियर ही होगा कि 1917 में। रॉलेट एक्ट क्लियर ही होगा 1919 ईस्वी में। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, इसलिए इस प्रश्न का यहाँ उत्तर है क्या? बी। आइए इसकी व्याख्या को बताते हैं आपको। हाँ बताऊँ आपको, तो गांधी जी के उपयुक्त संघर्षों का जो सही कालानुक्रम है वो इस प्रकार है। पहला चंपारण सत्याग्रह 1917, जो कि मैंने आपको बताया। दूसरा अहमदाबाद मिल हड़ताल आएगा, क्योंकि ये फरवरी 1918 में हुआ था, ये भी मैंने आपको बताया। खेरा सत्याग्रह देखिए मार्च 1918 में आया। और रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अभियान 1919 ईस्वी में हुआ। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इस व्याख्या के आधार पर यहाँ इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 2 1 4 3। 2 1 4 3, तो ये आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ उनका संघर्ष है, दूसरा है संघर्ष का संबंध किस चीज़ से था, अर्थात वो संघर्ष किस पर आधारित था, उसका जो है जिक्र किया है। पहला है चंपारण सत्याग्रह, उनके सामने दिया है लगान माफी। दूसरा है अहमदाबाद मिल हड़ताल, उनके साथ दिया है मिलान श्रम विवाद। और तीसरा है खेरा सत्याग्रह, और उसके मिलान में दिया है काश्तकारी की सुरक्षा। अब आपको उपयुक्त तीनों युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित नहीं है का क्या करना है? चयन करना है। क्या करना है? नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कीवर्ड क्या है? इनमें आपको सही सुमेलित वाला नहीं चुनना है, यहाँ पे गलत सुमेलित वाला चुनना है। अर्थात कौन यहाँ पे सही सुमेल नहीं किया गया है। और एग्जाम में इसे ही कहते हैं सिली मिस्टेक। आप जल्दबाजी में क्या करते हैं कि नहीं को छोड़ दिए और पढ़ लिए कि कौन सा सही सुमेलित है, आप लगा के आएंगे यहाँ पे सही वाला ऑप्शन, और आप दंग रहेंगे कि अरे मैं तो सही करके आया। जब घर पे आइएगा तो आपका कोई मित्र कहेगा कि अरे यहाँ था सही सुमेलित नहीं है को चयन करना, फिर आप माथा पटकिएगा, अरे यार मेरे से गलती हो गया। तो ऐसा नहीं करना है। ये कीवर्ड को जरूर ध्यान दीजिए, जहाँ पे नहीं वाला हो खासकर उनको तुरंत जो है उनको सर्कल कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है, ताकि किसी सिली मिस्टेक की गुंजाइश नहीं बच जाए और आप आते हुए प्रश्न को गलत करके नहीं है। ठीक है, तो यहाँ गलत चुनना है। अब देखिए पहला है कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध लगान माफी से था। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि चंपारण सत्याग्रह का संबंध लगान माफी से नहीं था, बल्कि इनका संबंध था काश्तकारी सुरक्षा से। ठीक है, इसी प्रकार अहमदाबाद मिल हड़ताल की बात करें तो ये श्रम विवाद था, तो ये दोस्तों सही है। इसके बाद खेरा सत्याग्रह की बात करें
तो ये यहाँ पे काश्तकारी की सुरक्षा से नहीं, ये था किससे, लगान माफ़ी से संबंधित था, इसलिए यहाँ ये भी कथन गलत है। और हमें चुनना कौन सा था, गलत वाला। इसका मतलब यहाँ इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 3, अर्थात इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ गलत चुनना था, सही नहीं चुनना था। अगर हमें रहता कि इनमें से कौन सा सही सम्मिलित है, तब इसका उत्तर हो जाता क्या, केवल 2। ठीक है, जो कि इसमें ऑप्शन में भी नहीं है। तो ये बात ध्यान में आपको रखना है कि चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था, काश्तकारों की सुरक्षा से संबंधित। अहमदाबाद मिल हड़ताल का संबंध किससे था, श्रम विवाद के कारण ये हुआ था। खेरा सत्याग्रह का किससे था, तो ये लगान माफी पर आधारित था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। आइए इसके विश्लेषण या व्याख्या को देख लेते हैं। आपको बताऊं तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किसानों के लिए काश्तकारी की सुरक्षा, किस चीज़ की सुरक्षा, काश्तकारी की सुरक्षा, अभी अभी मैंने आपको बताया। इसका मतलब चंपारण सत्याग्रह का संबंध काश्तकारी की सुरक्षा से था। ठीक है, इसके बाद जो है काश्तकारी सुरक्षा के साथ साथ अपनी पसंद की जो फसल है वो उपजाने की जो बात है वहाँ पे किया गया था। क्योंकि आपको पता है कि चंपारण में जो बेसिकली ये विद्रोह था, ये था किस लिए, तो ये इसलिए था क्योंकि अंग्रेज़ों के द्वारा जो है, उनके द्वारा जो बागानों के मालिक थे, जो बागानी खेती वहाँ पे करवाते थे, उनके द्वारा 1 बीघा के 1/3 भाग पर, अर्थात 20/3 भाग पर जो है दोस्तों, उनको 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर उनको क्या करना था, नील की खेती करना था। किसकी, नील की खेती करना था। इसे इंग्लिश में इंडिगो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंडिगो। तो ये जो उनका था, और ये नील की खेती मैं आपको बताऊं तो ये उपजाऊ भूमि पर ही होता था। और जहां आपने 1 से 2 साल नील उपजा लिया तो वहां पे जो है आपको जो अनाज है वो नहीं उत्पादन सही से होता था, उनका उपज घट जाता था, क्योंकि सारा उर्वरता जो है वो नील खींच लेता था, जिसके वजह से जो है उस क्षेत्र में जो है किसानों के लिए समस्या थी कि खाद्यान्न की भी समस्या उनके लिए उत्पन्न हो रही थी। और आपको पता है कि अंग्रेज़ों के समय में जो है किसानों की हालत जो है इसी कारण बद से बदतर होती चली गई थी। इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं थी किसानों के साथ। ठीक है, तो ये हम लोग किसान आंदोलन में पढ़ेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे जो इनका मुख्य उद्देश्य था क्या, काश्तकारी की सुरक्षा के साथ साथ अपनी पसंद की फसल उपजाने की आज़ादी के लिए संघर्ष। इस प्रकार युग्म 1 देखें तो ये गलत सम्मिलित है। साथ ही आपको बताऊं तो यहाँ उल्लेखनीय है कि दिसंबर 1916 में हुई वार्षिक कांग्रेस में बिहार में चंपारण से आए एक किसान, और ये कहाँ हुआ था, दिसंबर 1916 में जो ये मीटिंग है ये भी पूछता है, तो ये हुआ था लखनऊ में। कहाँ हुआ था, लखनऊ में। और कई बार आपसे पूछ देगा कि इनका जो है ये कहाँ हुआ था, लखनऊ में। और आपसे कई बार क्या पूछेगा कि इसका जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, तो लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। किसने किया था, अंबिका चरण मजूमदार ने। तो ये बात आप जो है ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में। साथ ही आपको यहाँ पे ये एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि यहाँ पे किसके द्वारा गांधी को आमंत्रित किया गया, तो ये राजकुमार शुक्ल के द्वारा। ठीक है, साथ ही आपसे यहाँ एक क्वेश्चन इससे ये भी आता है कि किस अधिवेशन में जो है उदारवादी और उग्रवादी तथा मुस्लिम लीगों के बीच समझौता हो गया, ये एकजुट हो गए। तो ये भी दिसंबर 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। या एक क्वेश्चन इससे ये भी आता है कि दिसंबर 1916 नहीं, किस अधिवेशन के में जो है कांग्रेसों के द्वारा मुस्लिम लीग के सांप्रदायिकता को परोक्ष रूप से स्वीकृति प्रदान कर दी गई, तो ये भी कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो ये दिसंबर 1916 लखनऊ अधिवेशन के संदर्भ में भी ये कथन कहा जाता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए आगे इस विश्लेषण को बढ़ाते हैं, इस व्याख्या को बढ़ाते हैं। तो 1916 में हुई वार्षिक कांग्रेस में बिहार में चंपारण से आए एक किसान ने गांधी जी को वहाँ अंग्रेज नील उत्पादकों द्वारा किसान के प्रति किए जाने वाले कठोर व्यवहार के बारे में बताया, और उस व्यक्ति का नाम क्या था, राजकुमार शुक्ल। ये ध्यान में रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछ दिया है।
और अहमदाबाद मिल हड़ताल के एक श्रम विवाद में हस्तक्षेप कर उन्होंने कपड़े की मिलों में काम करने वालों के लिए काम की बेहतर स्थितियों की मांग की। अतः युग्म 2 भी यहाँ क्या है, सही सुमेलित है। साथ ही आपको बताऊं तो उन्होंने जो है खेरा में फसल खराब होने पर राज्य के किसानों का लगान माफ करने की मांग की थी। अतः कथन 3 गलत है, क्योंकि जो सुमेलन होना चाहिए था 1 में वो कर दिया है 3 में, जो 3 में होना चाहिए वो 1 में, अर्थात 1 और 3 जो ऑप्शन है उनको पलट दिया है। इसलिए 1 और 3 जो कथन है यहाँ युग्म है वो गलत सुमेलित है, और जो दू वाला युग्म है वो बिल्कुल सही है। इसलिए इस व्याख्या के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए 1 और 3, क्योंकि यहाँ गलत सुमेल वाला हमें चुनना है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की संस्तुतियों के आधार पर लाया गया था। दूसरा है, इसके विरोध में जलियांवाला बाग में एक सभा एकत्र हुई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1 सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी दोनों सही है, ऑप्शन डी कोई सही नहीं है। और यहाँ जो सही है दोस्तों, यहाँ 1 भी है 2 भी है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्योंकि आपको बताऊं तो यहाँ पे सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में ही एक समिति गठित की गई थी। इन्हीं की संस्तुति पर जो है रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में, मार्च 1919 ईस्वी में आया था। और इसके विरोध में ही जो है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को जब गिरफ्तार कर लिया था, और जो डॉक्टर सतपाल है उनको गिरफ्तार कर लिया था अंग्रेज़ों ने इस एक्ट के विरोध करने के दौरान, तो उसी को छुड़ाने के लिए जो है पंजाब में बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में सभी लोग एकत्रित हुए थे, और उन पर जनरल डायर के द्वारा जो है उन पर जो है आपका गोली चलवा दिया जाएगा बिना इनको कोई इन्फॉर्मेशन दिए हुए, जिसमें बहुत सारे लोग भारत के निर्दोष मारे जाएंगे। और इसको कहा जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे जनरल उस समय में जो है गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ये भी कई बार पूछ दिए हैं। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और किस के द्वारा जो है गोली चलाने का आदेश दिया गया था? तो ये दिया गया था जनरल डायर के द्वारा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। साथ ही ये हड़ताल किस नेता के गिरफ्तारी के कारण जो है उनको छुड़ाने के लिए किया गया था? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल और अन्य कुछ नेता थे, उनके गिरफ्तारी के विरोध में वहाँ पे ये भीड़ एकत्रित हुए थे। तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा, और इसकी जांच के लिए आगे चलकर हंटर कमेटी का जो है गठन किया जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही आपको यहाँ एक चीज़ और बता दूँ कि रॉलेट एक्ट को बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील का जो है कानून, मुंह बंद करने वाला कानून आदि जो है तरह तरह की संज्ञा दी गई है। तो ये उपनाम भी कई बार पूछ देता है, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से यहाँ इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। आपको बताऊं तो यहाँ उपयुक्त दोनों के दोनों कथन सही है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी थी। अब सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति की संस्तुतियों के आधार पर इन कठोर उपायों को जारी रखा गया। इसके जवाब में गांधी जी ने देश भर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ अभियान चलाया था। साथ ही आपको बताऊं तो अप्रैल 1919 ईस्वी में, अर्थात ये 13 अप्रैल 1919 की बात है, में अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो है रॉलेट एक्ट अंग्रेज़ों के दमनकारी नीतियों और 2 नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जो पंजाब के नेता थे, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में जो है एक सभा एकत्रित किया गया था बैसाखी के दिन, और एक अंग्रेज ब्रिगेडियर जिनका नाम था जनरल डायर ने इस सभा पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे 400 से अधिक लोग मारे गए उनके अकॉर्डिंग, सरकारी डेटा के अकॉर्डिंग। लेकिन ऐसे देखा जाए तो उनमें
हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। अफरा तफरी का जो है वहाँ पे माहौल क्रिएट हो गया था। इस दुखद घटना को जलियांवाला नरसंहार या जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से हम जानते हैं। इस प्रकार इस व्याख्या के आधार पर यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसके अंतर्गत सभी को अंग्रेजी सरकार के साथ सभी ऐच्छिक संबंधों का परित्याग करने को कहा गया। दूसरा, गांधी जी ने कहा कि भारत इस आंदोलन से 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेगा। स्वराज का मतलब है अपना राज, स्वयं का राज। तीसरा, इसके विरोध में मुस्लिम लीग ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन ए कह रहा है कि 1, 2 दोनों सही है। ऑप्शन बी कह रहा है केवल 2 सही है। ऑप्शन सी कह रहा है 2, 3 सही है। ऑप्शन डी कह रहा है 1, 2, 3 सभी के सभी सही है। और यहाँ आपको बताऊं तो यहाँ ऑप्शन 1 सही है, 2 सही है, लेकिन 3 गलत है। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 3 क्यों गलत है? क्योंकि इसके विरोध में मुस्लिम लीग ने खिलाफत आंदोलन नहीं शुरू किया था। मैं आपको बताऊं, खिलाफत आंदोलन इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी तक हुआ था, 1914 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक हुआ था, उसमें ब्रिटिशों के द्वारा जो है भारतीय मुसलमान का सहयोग प्राप्त करने के लिए उनको आश्वासन दिया गया था कि युद्ध में अगर जो तुर्की है वो ब्रिटेन के विरुद्ध होता है, आपको बताऊं तो धूरी राष्ट्र की तरफ से ये लड़ रहा होता है, तो उनमें यह आश्वासन दिया जाता है कि अगर मित्र राष्ट्रों की विजय भी हुई और धूरी राष्ट्र पराजित भी हुआ, अर्थात तुर्की पराजित भी हुआ, तो उनके खलीफा के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा और तुर्की का विभाजन नहीं किया जाएगा। क्योंकि आपको बताऊं तो उस समय में खलीफा जो हुआ करता था मुस्लिमों के दुनिया का धर्मगुरु हुआ करता था और उनके प्रति पूरे दुनिया के जो मुसलमान थे वो श्रद्धा का भाव रखते थे। तो इस वादा के कारण ही भारतीय मुस्लिमों ने अंग्रेज़ों का इस युद्ध में जो है मदद करेगा और फिर इनकी जब विजय होगी तो इस वादा से वो मुकर जाएंगे और फिर तुर्की राज्य का जो है विखंडन कर देगा और तुर्की के साथ अपमानजनक संधि करेगा, जिसके कारण खलीफा का अपमान होगा और जो है भारतीय मुस्लिम लोग हैं वो अंग्रेज़ों से क्रुद्ध हो जाएंगे, उनके खिलाफ जो है उसमें असंतोष भड़क जाएगा और ये खिलाफत आंदोलन शुरू करेगा, जिसमें गांधी जी का सहयोग भी वो लोग प्राप्त करेगा। क्योंकि गांधी जी से सहयोग जब वो मांगेगा तो गांधी जी को लगेगा कि भारत में हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का ये अच्छा मौका है, इनसे अच्छा मौका नहीं मिल सकता, इसलिए वो भी जो है इसमें सहयोग करने के लिए तैयार हो जाएंगे और इस तरीके से फिर खिलाफत आंदोलन शुरू किया जाएगा। आगे चलकर जब असहयोग आंदोलन शुरू होगा 1920 में, तो फिर ये आंदोलन धीरे धीरे दबता चला जाता है, खिलाफत आंदोलन। तो इसलिए ये आंदोलन जो खिलाफत आंदोलन है वो मुस्लिम लीग ने जो है असहयोग आंदोलन के विरोध में नहीं बल्कि जो है अंग्रेज़ों के वादा खिलाफी के विरुद्ध तुर्की खलीफा की जो अपमान है उनका बदला लेने के लिए उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ शुरू किया था। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर है यहाँ पे कौन सा? 1, 2 अर्थात ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाता है। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। आपको बताऊं तो रॉलेट एक्ट की सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। इसके अंतर्गत सभी को अंग्रेजी सरकार के साथ सभी ऐच्छिक संबंधों जैसे स्कूल, कॉलेज व न्यायालय जाना, कर अदा करना आदि का परित्याग करने को कहा गया। अतः कथन 1 बिल्कुल सही है। और ये किस लिए? क्योंकि रॉलेट एक्ट जो लाया गया था उनको विफल करने के लिए जो है, उनको जो है वापस लेने के लिए जो है गांधी जी ने ये सारा प्रयास किया। साथ ही जो है गांधी जी ने कहा कि यदि असहयोग का ठीक से पालन किया जाए तो भारत 1 वर्ष के भीतर ही स्वराज अर्थात अपना राज्य प्राप्त कर लेगा और अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ने में जो है वो सफल रहेगा। अतः कथन 2 भी सही है। साथ ही अपने इस संघर्ष को और अधिक विस्तार देते हुए उन्होंने खिलाफत आंदोलन के साथ हाथ मिला लिए। खिलाफत आंदोलन हाल ही में तुर्की शासक कमाल अतातुर्क द्वारा समाप्त किए गए सर्व इस्लाम के प्रति खलीफा की पुनर्स्थापना की मांग कर रहा था। अतः कथन 3 जो है बिल्कुल गलत है। इस व्याख्या के आधार पर देखें तो यहाँ ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है? यहाँ फिर से नहीं है तो इसको आप जो है अंडरलाइन कर लीजिए। आपको गलत कथन यहाँ पे ढूंढना है। किसके संदर्भ में? खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में। पहला, यह मोहम्मद अली और शौकत अली
के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक आंदोलन था। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों नेता का नाम जरूर याद रखिएगा, मोहम्मद अली और शौकत अली। इसके बाद जो बी ऑप्शन है वो कह रहा है कि इस आंदोलन की मांग थी कि पहले ऑटोमन साम्राज्य के सभी पवित्र इस्लामी स्थानों पर तुर्की सुल्तान और खलीफा का नेतृत्व बना रहे। ये भी ऑप्शन सही है, ये भी उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे हमें सही नहीं गलत ऑप्शन ढूंढना है। साथ ही यहाँ कह रहा है कि इस आंदोलन की मांग थी कि जजीरात उल अरब इस्लामी संप्रभुता के अधीन जो है वो रहना चाहिए। ये भी एकदम सही बात है। अब बच गया क्या, डी। तो ऑब्वियसली सी बात है, इनका उत्तर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि ये ऑप्शन गलत है क्योंकि कांग्रेस ने इस आंदोलन का विरोध नहीं बल्कि इनका समर्थन किया था। मैं अभी तो बताया कि गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता का सर्व प्रमुख मौका समझा और इसे भुनाने के लिए उन्होंने इस का समर्थन किया था, इसलिए इस आंदोलन का कांग्रेस ने समर्थन किया था, न कि विरोध। इसलिए ऑप्शन डी गलत है और यहाँ गलत ऑप्शन ही चुनना था, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। आपको बताऊं तो खिलाफत आंदोलन, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दो नेता का नाम जरूर याद रखिएगा दोस्तों, बार बार कह रहा हूँ मैं क्योंकि इस नेता के नाम पूछते हैं, ठीक है। अली बंधु जो थे शौकत अली और मोहम्मद अली, उनके द्वारा उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का यह एक आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन, और ये 1919 ईस्वी में शुरू किया गया था। साथ ही आपको बताऊं तो इस आंदोलन की मांग थी कि पहले ऑटोमन साम्राज्य के सभी पवित्र इस्लामी स्थानों पर जो अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्सों ने, मित्र राष्ट्रों ने छीन लिया था, उन पर तुर्की सुल्तान और खलीफा का नेतृत्व फिर से प्रदान किया जाए था। कथन बी भी सही है। साथ ही इस आंदोलन की मांग थी कि जजीरात उल अरब, अरब, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन इस्लामी संप्रभुता के अधीन रहे और खलीफा के पास इतने क्षेत्र हो कि वह इस्लामी विश्वास को सुनिश्चित या सुरक्षित रखने के योग्य बन सके। अतः कथन सी भी सही है। ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि जो जजीरात उल अरब है, ठीक है, उसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे। तो इसमें पहला था अरब, दूसरा था सीरिया, तीसरा था इराक और चौथा था फिलिस्तीन। अरब, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन, कौन कौन, अरब, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन, इसमें जजी उल अरब में शामिल था। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। साथ ही आपको बताऊं तो कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया और गांधी जी ने इसे असहयोग आंदोलन से जोड़ने की कोशिश की। अतः कथन डी बिल्कुल गलत है कि कांग्रेस ने इसका विरोध किया। इस प्रकार इस व्याख्या के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर जो है क्या हो जाता है दोस्तों, तो डी हो जाता है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपको बताऊं तो अगला प्रश्न है कि विभिन्न लोगों द्वारा गांधी जी के विषय में कही गई बातों के संदर्भ में लिखित कथनों पर या युग्मों पर विचार कीजिए। पहला, दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया। चंद्रन देव से न देव नेशन, क्या चंद्रन देव नेशन ने ये कथन गांधी जी के बारे में कहा था कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महात्मा बनाया? ये आपको डिसाइड करना है। दूसरा है कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन, असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक परंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। लुई फीसर, क्या लुई फीसर ने गांधी जी के बारे में ये बात कहा है कि असहयोग जो है वो भारत और गांधी जी के जीवन का एक युग, जीवन के एक युग का ही नाम हो गया, और असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक परंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। तो आपको ये डिसाइड करना है कि क्या ये दोनों कथन गांधी जी के बारे में ये दो जो लोग हैं उनके द्वारा कहा गया है क्या, और आपको इनमें से सही कथन का जो है सही सम्मिलन का मिलान करना है। ऑप्शन कह रहा है केवल एक सही है, ऑप्शन बी कह रहा है केवल दो, ऑप्शन सी कह रहा है दोनों सही है, ऑप्शन डी कह रहा है कोई सही नहीं है, और ये मैं बताऊँ कि यहाँ ये भी सही है, ये भी सही है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। आपको बताऊँ तो यहाँ उपयुक्त दोनों के दोनों युग्म सही सम्मिलित है क्योंकि इतिहासकार चंद्रन देव नेशन ने टिप्पणी की है महात्मा गांधी के संदर्भ में कि दक्षिण अफ्रीका ने ही महात्मा गांधी को क्या बना दिया दोस्तों, तो ये महात्मा बना दिया। तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार क्या है, यहाँ तो स्टेटमेंट और नाम दोनों दे दिया, कई बार नाम दे देगा स्टेटमेंट नहीं देगा, और कई बार जो है स्टेटमेंट दे देगा नाम पूछ लेगा, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। साथ ही लुई फीसर ने महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक थे ये लुई फीसर, तो महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक
कौन थे लुई फिशर, तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा। साथ ही उसने जो है लिखा कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक परंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। इसके लिए परित्याग व स्व अनुशासन आवश्यक थे। तो यह स्वशासन के लिए एक अभिशाप था, स्वशासन के लिए एक परिशिक्षण था, क्योंकि इस प्रशिक्षण के बिना जो है स्वशासन की उपलब्धि नहीं हो सकती थी। अर्थात असहयोग को उसने क्या बोला कि ये स्वशासन के लिए क्या था, ये था प्रशिक्षण। किसने कहा? लुई फिशर ने। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट और नाम दोनों ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कई बार नाम पूछ लेगा तो स्टेटमेंट नहीं, स्टेटमेंट पूछ लेगा तो नाम नहीं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन एग्जामिनर कि ये क्या आपसे पूछना चाहते हैं। तो आपको हर एक जो दृष्टिकोण है, हर एक जो एंगल है, उससे आपको वाकिफ होना चाहिए। इस प्रकार देखिए तो इस व्याख्या के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर, 9वें प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, 1, 2 दोनों के दोनों सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, लेकिन इनसे पहले मैं बताऊं कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या इस चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को जरूर दबा लीजिए दोस्तों, ताकि ये जो उपयोगी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर ये सेशन और मेरा ये मेहनत आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए दोस्तों, और अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। तो आइए आज का ये अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मोहम्मद अली जिन्ना उग्रवादी विचारधारा जबकि गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी विचारधारा के थे। साथ ही दूसरा कथन कह रहा है कि गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक परामर्शदाता थे। तीसरा कथन है कि गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी जिससे कि वे भारत और यहाँ के लोगों को जान सके। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? ऑप्शन ए केवल 1 एंड 2 सही है, ऑप्शन बी केवल 1 सही है, ऑप्शन सी 2, 3 सही है, ऑप्शन डी 1, 2, 3 सभी सही है। और आपको बताऊं यहाँ पे जो 2 नेता का नाम है, एक मोहम्मद अली जिन्ना और एक गोपाल कृष्ण गोखले साहब, ये जो है दोनों के दोनों क्या थे? उदारवादी थे। अर्थात मोहम्मद अली जिन्ना के संबंध में जो यहाँ उग्रवादी कहा गया है, ये क्या है दोस्तों? ये गलत है, क्योंकि ये उग्रवादी नहीं बल्कि क्या थे? उदारवादी। मोहम्मद अली जिन्ना कैसा नेता था? उदारवादी। और गोपाल कृष्ण गोखले साहब तो उदारवादी थे ही, इसलिए यहाँ पे जो एक कथन है बिल्कुल गलत है। ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो महात्मा गांधी जो थे उनके राजनीतिक परामर्शदाता थे। बिल्कुल सही बात है। ये भी कई बार पूछ दिया है, या ऐसे भी आपसे पूछ सकता है कि राजनीतिक गुरु जो है महात्मा गांधी के कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले साहब थे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, इसलिए ये जो ऑप्शन है या कथन है वो सही है। तीसरा कह रहा है कि गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने के लिए, कितने वर्ष तक? 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने के लिए गांधी जी को किसने सलाह दिया? तो गोखले साहब ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने। ताकि किस लिए? ताकि वो भारत को अच्छे से समझ सके, इसलिए ये भी सही है, ये गलत है। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 2 और 3 तो सही है, लेकिन जो एक ऑप्शन है वो गलत है। आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। आपको बताऊं तो मोहम्मद अली जिन्ना, कौन? मोहम्मद अली जिन्ना जो कि स्वतंत्र पाकिस्तान के जो है प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। तो मोहम्मद अली जिन्ना और गोपाल कृष्ण गोखले दोनों के दोनों कैसा नेता थे? उदारवादी विचारधारा के नेता थे या समर्थक थे, इसलिए कथन 1 क्या है दोस्तों? गलत है। साथ ही आपको बताओ तो मोहम्मद अली जिन्ना भी गांधी जी की तरह गुजराती मूल के लंदन में प्रशिक्षित वकील थे। अर्थात वो गुजरात का रहने वाला था और वो भी गांधी जी के जो है समकक्ष थे, और वो भी लंदन से गांधी जी के साथ जो है वकील की प्रशिक्षण प्राप्त किया था। साथ ही गोपाल कृष्ण गोखले जी जो है वो राजनीतिक परामर्शदाता या राजनीतिक जो है गुरु थे किसके? गांधी जी के। इस प्रकार कथन 2 सही है। और गोखले जी ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत का जो है यात्रा करने की सलाह दी, जिससे कि वे क्या कर सके? यहाँ के लोगों को जान सके, इसलिए कथन 3 भी क्या है? सही है। इसलिए इस व्याख्या के आधार पर यहाँ जो इसका उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 2 और 3 सही है। तो आज के
इस सेशन में दोस्तों मैंने कुल 10 प्रश्न ही लिया था और इन 10 प्रश्नों का जो है विश्लेषण दोस्तों मैंने बहुत ही वास्ट में, बहुत ही डिटेल में किया है। और यहाँ नाम के लिए तो ये 10 प्रश्न है दोस्तों, लेकिन अगर आप सभी व्याख्या को भी इसमें इंक्लूड कर दे तो मेरे ख्याल से ये 100 तक भी पहुँच सकते हैं ये क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने यहाँ बहुत ही डिटेल में आप लोगों को समझाने का और बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने का प्रयास किया है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन जो है बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप लोग इस सेशन का आनंद ले रहे होंगे और इस सेशन का भरपूर लाभ उठा रहे होंगे। और जो है अपने मित्रों और जो आपके फ्रेंड सर्कल है उसमें इस शेयर को ज़रूर शेयर कीजिए, अगर आप लोगों ने अभी तक इसको शेयर नहीं किया है तो, ताकि उन लोगों को भी इनसे फ़ायदा मिल सके। साथ ही आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन से जुड़िए और इनका लाभ उठाइए। हमारे जो अन्य सीरीज चल रहा है इस पर, संविधान सीरीज, उनसे भी जुड़िए और उनका भी लाभ उठाइए और अपने जो एग्जाम की तैयारी है उनको पुख्ता कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए और मुझे सहयोग करते रहिए, और ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह का जो है कंटेंट, इसी तरह का जो है उपयोगी वीडियो भविष्य में भी लाता रहूं। लेकिन आज के इस सेशन को हम यहीं विराम देंगे दोस्तों। और उनसे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं या इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को दबा लीजिए, ताकि हमारे आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और इन सभी वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ करेंट अफेयर में मिलेगा आपको डेली का। और इस वीडियो को अगर ये पसंद आया है वास्तव में तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, अपना फीडबैक कमेंट्स में दीजिए। तो आज के इस सेशन को हम यहीं रोकते हैं और जब तक नया सेशन लेकर आते हैं तब तक आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। और कोरोना के इस महामारी की स्थिति में अपने घर का जो है सुरक्षा आपके हाथों में है, इसलिए उनका भी ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।